हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पॉकेट जीके है जो खान सर का सामान्य ज्ञान, उसको देखेंगे। और पार्ट कितना रहेगा? 37 रहेगा और पेज नंबर 5 निकालेंगे। ठीक है, पेज नंबर 5 में आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पे हम आपको जूम करके पहले दिखा दूँ। देखिए कुछ इस तरीके से खान सर के बुक में दिया हुआ है। 5वें नंबर पेज पे आएंगे तो स्टार्टिंग में दिया है, इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। इसके पहले वाला जो है ना, वो पहले वाला क्लास में हो चुका है। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। आप पूरा के पूरा कहाँ तक पढ़ेंगे? यहाँ तक पढ़ेंगे। और जो भी क्वेश्चन बनेगा इन सब का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव भी देखेंगे। एक स्टोरी सुनेंगे पहले और उस स्टोरी के माध्यम से ये सारे जो भी हैं टेक्स्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर आएंगे अपना इस खान सर के बुक पे उस सब को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए या एक तो स्टोरी सुनना ही पड़ेगा आपको, किसी हर हाल में आपको जब तक स्टोरी नहीं सुनिएगा तब तक तो भैया समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, एक दिन आरव अपनी इतिहास की किताब पढ़ रहा था। उसका चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा था। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ? आरव कह रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर दादाजी बोल रहे हैं, आरव बोला, दादाजी मैं मोहनजोदड़ो पढ़ रहा हूँ पर इसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, जैसे विशाल स्नानागार, चारकोल की परत, अन्नागार और नर्तकी की मूर्ति। तो इस तरीके से अभी हम लोगों को यही पढ़ना है। देखिए अब मेन कहानी हम लोग का यहीं से स्टार्ट होता है। विशाल स्नानागार के बारे में, चारकोल की परत के बारे में, अन्नागार के बारे में, नर्तकी की मूर्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए दादाजी मुस्कुराए और बोले, चलो बेटा मैं तुम्हें एक पुराने शहर की सैर करवाता हूँ जहाँ राजा नहीं थे, मोबाइल नहीं था, पर लोग बहुत होशियार थे। क्या थे जी? बहुत होशियार थे, है कि नहीं? अब आइए दादाजी कहानी स्टार्ट होता है। विशाल स्नानागार की सैर। दादाजी हम लोगों को, आरव के साथ साथ हम लोगों को क्या करेंगे? सैर करा देंगे। यहाँ देख रहे हैं पानी जो नहाने वाला शावर होता है ये लगा हुआ है, इससे कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिए दादाजी बोले, आरव सोचो एक बहुत बड़ा तालाब जैसा स्नान घर है ना हो, इसे पानी से खराब न हो, कह रहा है ना। यहाँ देखिए, सोचो एक बहुत बड़ा तालाब जैसे स्नानागार, इसे पानी से खराब न हो, इसीलिए नीचे चारकोल यानी कोयले जैसी चीज़ की परत लगाई गई थी, है ना। इसी से ये जलरोधी बन गया था, मतलब पानी बाहर नहीं निकलता था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे घबराना कुछ भी नहीं है। अच्छे से स्टोरी सुनेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद करने वाले हैं। देखिए कह रहा है, दादाजी कह रहे हैं कि सोचो एक बहुत बड़ा क्या तालाब जैसा स्नान करने वाला हो, है कि नहीं। इसे पानी से खराब न हो, इसीलिए क्या इसमें क्या किया गया है? इसीलिए नीचे चारकोल जैसे कोयले जैसे चीज़ की परत लगाई गई थी, है ना। तो तालाबों के नीचे क्या चारकोल की परत लगाई गई थी, काहे भैया कि खराब न हो, है ना। कोयले जैसी चीज़ होता है चारकोल। अब देखिए इसी से जलरोधी बन गया था। जब परत लगी ना, परत लगाई गई थी, इससे क्या बना? जलरोधी बन गया था, मतलब पानी बाहर नहीं निकलता था, है ना। ये भी खराब भी नहीं होता था, निकलता भी नहीं था। इसीलिए क्या चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, है ना, लगाई जाती थी। आइए इतना क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए कह रहे हैं, लोग इसमें रोज़ नहाने नहीं आते थे। इसमें रोज़ नहाना नहीं है, लेकिन बल्कि धार्मिक कामों के लिए खास स्नान करते थे। जब धार्मिक काम होता था, धार्मिक कामों के लिए क्या करते थे? यहीं पे इसी स्नानागार में नहाते थे, है ना, धार्मिक कामों के लिए, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए। आरव ने पूछा, इतना खास था? दादाजी बोले, हाँ बेटा, एक अंग्रेज़ वैज्ञानिक जिसका नाम था मार्शल ने तो इसे क्या किया? उस समय का सबसे अद्भुत निर्माण कहा था, है ना। क्या नाम था जी उसका? मार्शल, है ना। आइए देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं
आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ पे, इसमें उत्तर, यहाँ समझ में आया ना, एक अंग्रेजी जो वैज्ञानिक था उसने कहा, इसे क्या कह दिया, अद्भुत निर्माण कहा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे। इसमें उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी, है ना। ये जो था स्नानाघर, इसमें क्या थी, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सीढ़ी थी, है ना। और उत्तर दिशा में 6 कमरे भी थे जहाँ लोग कपड़े बदलते थे। अब तालाब में से निकल के नहाएंगे तो निकल के कपड़ा कहाँ बदलेंगे, इसीलिए 6 को कमरा बनाया गया था जहाँ लोग कपड़ा बदलते थे, है ना। अब आइए फिर दादाजी आ गए ग्रेट ग्रेनरी, यानी सबसे बड़ा अन्न भंडार। यहाँ अन्न देखिए, है ना, अन्न दिखा रहा है ना। अब इससे बड़ा देखिए, इसमें भी बहुत बड़ा क्या है, राज छुपा हुआ है। सबसे बड़ा अन्न भंडार के बारे में पढ़ने वाले। देखिए दादाजी ने किताब का एक पन्ना दिखाया और बोले, यह है ग्रेट ग्रेनरी। याद रखेंगे क्या सर, ग्रेट माने महान होता है ना, इसी से याद रखेंगे। ग्रेट ग्रेनरी मतलब बहुत बड़ा अनाज रखने का घर, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं। बहुत बड़ा अनाज रखने का स्टोर भी कह सकते हैं, उसको क्या कहा जाता था, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है। आरव ने पूछा कितना बड़ा था। दादाजी कह रहे हैं लगभग 46 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा, बहुत बड़ा था, है ना। इसकी जो लंबाई थी, देखिए इसकी लंबाई जो थी वो 46 थी और चौड़ाई जो थी वो कितना थी, 23 थी। याद रखेंगे, अभी क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। यहाँ लोग अनाज जमा करते थे ताकि ज़रूरत के समय काम आए। दादाजी ने बताया इसके पास ही एक सभा भवन, सभा भवन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसके पास ही क्या बनाया गया था, एक सभा भवन था। सभा भवन का मतलब होता है जहाँ लोग बैठक करते थे, है ना। अभी हम लोग मुखिया भवन होता है तो मुखिया भवन में बैठ के सभा होता है कि नहीं होता है, बैठ के बातें करते हैं कि नहीं करते हैं, वैसे ही। और एक आयताकार भवन मिला, है ना। एक मिला सभा भवन और एक क्या मिला, आयताकार। इसको याद रखेंगे, आयताकार भवन मिला है, जिसे शायद पुरोहित का घर माना जाता है। शायद नहीं, इसे पुरोहित का घर माना जाता है। पुरोहित का घर मतलब वहाँ पंडित जी रहते थे लोग, है ना। अब आते हैं नर्तकी की मूर्ति की तरफ, है ना। अब दादाजी ने एक छोटी सी तस्वीर दिखाई और बोले, देखो ये एक नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य धातु से बनी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट इस पे ध्यान देंगे, क्या है नर्तकी, यानी नर्तकी मतलब नाचने वाली की मूर्ति है, जो किस धातु से, क्या चीज़ से, मिट्टी से बनाई गई है, नहीं, आप कहेंगे कांस्य धातु से बनाई गई है, कांस्य से बनाई गई है ना। इसको याद रखेंगे। आरव ने देखा और कहा ये तो बिना कपड़ों की है, लेकिन एक हाथ में चूड़ियाँ हैं। तो हाँ, ये जो नर्तकी का जो मिला था ना मूर्ति, जो मिला था मूर्ति, वो मूर्ति था नग्न अवस्था में, मतलब उसके जो शरीर था, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन हाथ में क्या था, हाथ में चूड़िया था। याद रखेंगे, हाथ में क्या था, उस मूर्ति के हाथ में क्या था, चूड़िया था। आइए, बिल्कुल बेटा, दादाजी बोल रहे हैं ये मूर्ति दिखाती है कि उस समय के लोग कला और सुंदरता को कितना पसंद करते थे, है ना। कला से डांस दिखता है और सुंदरता से चूड़िया दिखता है कि नहीं। ये सिर्फ नाचने वाली नहीं, उस समय की सोच का उदाहरण है, दादाजी बता रहे हैं, है कि नहीं। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार किस प्रकार जलरोधी बनाया गया था। देखिए स्नानागार की बात हो रही है, मतलब तालाबों के जिसमें नहाने जाते थे लोग, धार्मिक स्थान पे, है कि नहीं। धार्मिक लोग क्या करते थे, स्नान करने जाते थे, तो जलरोधी से बनाया गया था, है कि नहीं। तो वो क्या था, देखिए मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस प्रकार जलरोधी बनाया गया था। तो किस प्रकार बनाया गया था, तो प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर क्या बनाया गया था, ये जो बनाया जलरोधी बनाया गया था। ठीक है। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थ्योरी कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार को पानी से बचाने के लिए उसके फर्श पर प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे वह जलरोधी बन गया, मतलब पानी इधर उधर ना भागे, है ना। नहाने के लिए आएंगे, पानी इधर उधर भाग गया तो फिर नहाएंगे कैसे, इसीलिए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विशाल स्नानागार किस परियोजना के लिए उपयोग में लाया जाता था, किस लिए बताइए। तो हम लोग कहेंगे खेल प्रतियोगिता के लिए नहाते थे, 3 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्नान करते थे। डेली भी स्नान नहीं करते थे, ऐसे ही स्विमिंग पूल के जैसे स्नान करने नहीं जाते थे। ये था धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्नान करने, जैसे हम लोग कहाँ गए थे, महाकुंभ में मरने गए थे, वैसे ही। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यह स्नानागार सामान्य नहाने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक कार्यों से जुड़े विशेष स्नान के लिए था, है ना।
तो वही ना विशेष स्थान था, स्नान था जी, जहाँ लाखों लोग मरे गए। अब देखिए, विशाल स्नानागार के उत्तर दिशा में क्या विशेष अवस्था थी? इसका आंसर बताइए। उत्तर दिशा में क्या था? विशाल स्नानागार के जो उत्तर साइड था ना, उत्तर दिशा था ना, हाँ, उत्तर दिशा में क्या था? कपड़े बदलने के कक्ष, माने कपड़े बदलने की रूम था। नहाएंगे और नहा के उत्तर दिशा में चले जाना है, और वहाँ पे 6 कक्ष बनाया गया था, यानी कि 6 को घर बनाया गया था जिसमें कपड़ा आसानी से बदला जा सके। ठीक है, स्त्री हो या पुरुष हो। देखिए, स्नानागार के उत्तर दिशा में 6 छोटे कक्ष बने थे जिनका उपयोग कपड़े बदलने के लिए होता था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की जब बात करें तो सबसे बड़ी इमारत क्या है? क्या बताए थे दादाजी? तो बताए थे ना दादाजी कि सबसे जो बड़ी इमारत है वो है ग्रेट ग्रेनरी, यानी विशाल अन्नागार। अन्नागार मतलब गोदाम, अनाज रखने वाला गोदाम, है कि नहीं? देखिए, कह रहा है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी थी जिसमें अनाज संग्रह किया जाता था। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है ग्रेट ग्रेनरी की लंबाई और चौड़ाई क्या थी? बताए थे हम, क्या थी जी? बिन नंबर क्या थी सर? तो आप कहेंगे 45.72 मीटर इंटू, और ये चौड़ाई जो थी वो क्या थी? 22.86 मीटर थी, है कि नहीं? ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, कह रहा है ग्रेट ग्रेनरी पूरब से पश्चिम 45.72 मीटर लंबी और उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ी थी। इसे 86 नहीं बोल सकते, 86 बोलते हैं, लेकिन ऐसे चल जाता है। अब देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है? बताइए, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? तोप, बंदूक, हड़प्पा मुद्रा, लोहे का औजार? ना, आप क्या कहेंगे? ये जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है नर्तकी की मूर्ति, वो भी नग्न अवस्था में, है कि नहीं? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कहता है मोहनजोदड़ो से कांस्य धातु से बनी एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली जिसके हाथ में क्या थी? चूड़िया। वेरी गुड। अब आइए, कह रहा है नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? अभी दादाजी बताए थे, हाँ, कांसा से बना हुआ था, है ना? अब देखिए, कह रहा है ये प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कांस्य यानी ब्रांज, ब्रांज भी कहीं कहीं ऑप्शन दे दे तो भी घबराना नहीं है, ब्रांज धातु से बनी है और यह हड़प्पा कालीन कला का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। अब देखिए, कुछ इस तरीके से क्या हुआ है, खान सर की बुक में लिखे हुए हैं, और देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखे हुए, हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके हैं, चूड़ियाँ पहन रखी थी। अब हम लोग आएंगे कहानी नंबर 2 पे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे खान सर के बुक में और सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कहानी नंबर 2 में आएंगे। देखिए, कह रहा है एक दिन आरव अपनी नोटबुक में कुछ लाइनें लिखते लिखते रुक गया। दादाजी ने देखा और पूछा, क्या बात है आरव, आज फिर इतिहास ने तुम्हारा ब्रेक मार दिया क्या? आरव ने कहा, दादाजी आज हमने मोहनजोदड़ो और लोथल के बारे में पढ़ा, पर इतने सारे नाम, जगह हैं और चीज़ें हैं कि दिमाग घूम रहा है। दादाजी मुस्कुराए बोले, चलो फिर एक और मज़ेदार यात्रा पर चलते हैं, इस बार सिंधु घाटी के रहस्यमय नगरों की तरफ, है ना? तो आते हैं, तो 3 मुख वाला देवता और आधे शिव के बारे में जानते हैं। दादाजी ने कहा, आरव मोहनजोदड़ो से एक पुरानी मोहर मिली। मोहर सबको जानता है, हम लोग स्कूल में जाते हैं पैसा जमा करने चाहे पढ़ने प्राइवेट में, तो मोहर मार के देता है स्लिप, है ना? हम लोग सब आदमी मोहर जानते हैं। मतलब इसमें एक देवता बैठे हैं इस मोहर पे, उस मोहर पे, हम लोग के मोहर पे कुछ कुछ लिखा रहता है या चित्र रहता है, अभी भी रहता है कि नहीं? तो इस मोहर पे क्या मिला है, उसमें एक देवता बैठे हैं जिनका 3 मुख हैं, एगो दूगो मुख नहीं, 3 गो मुख है और इनके चारों ओर जानवर हैं। 3 गो मुख हैं और क्या है, इनके चारों ओर क्या है, जानवर हैं। ये कौन है, आरव पूछ रहा है। तो सर्जन मार्शल ने इन्हें आधे शिवा और पशुपति नाथ कहा है। ये जो सर्जन है ना मार्शल, ये वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक कह सकते हैं, इनको इतिहासकार कह सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, इस मुहर को क्या कहा जी, 3 मुख वाले मुहर को क्या कहा, आधे, हाँ, आधे शिवा कहा और पशुपति नाथ कहा, है ना? सोचो, कह रहे हैं दादाजी सोचो, शायद ये शिव जी का बहुत पुराना रूप है, 3 मुंह वाला, है ना? अब आते हैं जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरफ। कहता है क्या मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ा नगर था? आरव पूछ रहा है, क्या मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ा नगर था, है ना? इतिहासकार पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। दादाजी ऐसे बोल रहे हैं। ये पिगट है ना, पिग ऐसे याद रखेंगे, PIG, पिग माने सुअर होता है है ना? तो इसी तरीके से याद रखेंगे, पिगट, है ना?
तो इसी से याद रखेंगे। पीगट जो है, पीगट एक इंसान का नाम है, एक इतिहासकार का नाम है। इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि हराप्पा अब मोहनजोदड़ो एकदम बराबर है ना, इसीलिए इन्हें सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कह दिया है ना। कौन कहा जी? पीगट ने कहा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहे हैं आरव कि मतलब दोनों मिलकर जैसे आज की दिल्ली और नोएडा हो, है ना। अब देखिए फिर घर के दरवाजे कहाँ खुलते हैं, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। आरव ने एक लाइन पढ़ी, दादाजी ये क्या लिखा है? घरों के दरवाजे पिछवाड़े की ओर खुलते थे। दादाजी कह रहे हैं हाँ बेटा, सिंधु घाटी के अधिकतर नगर में घर के मुख्य दरवाजे गली की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर खुलते थे, है ना। ये जो घर था ना, अब मान लीजिए गली नहीं, सड़क को ही गली कहा गया। आज के ज़माने में हम लोग क्या करते हैं, घर जो बनाते हैं सड़क पे बनाना बहुत अच्छा मान रहे हैं, है कि नहीं। फलानवा के घर, चिलनवा के घर सड़क पे आ गया, धनिक हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हर कोई चाह रहा है कि मेरा घर सड़क पर ही हो और सड़क की तरफ ही क्या हो, उसका दरवाज़ा हो, है ना। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या नगरों में क्या था कि जो मुख्य दरवाज़ा था ना, उसका जो घर था सड़क के पीछे, मतलब घर के पीछे खुलता था, ताकि क्यों, चोरी ओरी ना हो और गोपनीयता सुरक्षा बनी रहे, है ना। तो वही कह रहे हैं हाँ बेटा, सिंधु घाटी के अधिकतर नगरों में घर के मुख्य दरवाजे गली की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर खुलते थे, पीछे, है ना, किचन की तरफ। हम लोग पीछे किचन रखते हैं ना, तो दादाजी कह रहे हैं शायद सुरक्षा और गोपनीयता के लिए ऐसा रखते होगा, है ना। पर एक नगर था जिसका तरीका अलग था। वो नगर का नाम क्या है जी? कौन है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। तो दादाजी कह रहे हैं लोथल हैं। लोथल का अपना नियम था। वहाँ के घर के दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। वो एकमात्र अपवाद था, है ना। मतलब लोथल एक ऐसा नगर था जहाँ हम लोग का डिज़ाइन का होता था। मतलब हम लोग जैसे सड़क पे घर बनाते हैं तो सड़क की तरफ मुंह खोल देते हैं, वैसे ही लोथल में खाली होता था और बाकी जगहों में आपको देखने को मिलेगा पीछे की तरफ दरवाज़ा, ठीक है। अब आइए, ये सारे क्वेश्चन पूछ देता है। ये डीपली क्वेश्चन आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, एकदम डीपली हो जाएगा। कहीं से भी उठा के पढ़ दे, बता क्वेश्चन दे देगा ना, तो आप लोग ये जो चीज़ें घुस के निकाल रहे हो इतिहास में से, तो छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ईंटों का रहस्य के बारे में पूछते हैं, जानते हैं। दादाजी ने कहा सिंधु घाटी के बड़े नगर जैसे हराप्पा और मोहनजोदड़ो पूरी तरह पक्की ईंटों से बनी थी। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि हराप्पा कैसी ईंटों से बनी हुई थी, क्या पक्की ईंटों से बनी थी कि कच्ची ईंटों से, मतलब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंधु घाटी के बड़े नगर जो थे हराप्पा और मोहनजोदड़ो थे, वो क्या थे जी? बरका है तो बरका जैसा ही काम होगा, इस तरीके से याद रखेंगे। तो ये पक्की ईंटों से बने थे, है ना। लेकिन जो कालीबंगा और रंगपुर था, ये नगर में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। कच्ची ईंटों का मतलब होता है कि जल्दी खराब हो जाता था, है ना। अब आइए, और ईंटों का आकार जो था, आरव पूछ रहा है, तो सभी ईंटों का आकार था 4:2:1 के अनुपात में था, है ना। जैसे आज की ईंटों का स्टैंडर्ड साइज, है ना, आज की ईंटों जैसा था उस समय के भी ईंटें। तो 4:2:1 याद रखेंगे। देखिए एक याद रखिए, फिर 2 इस पीछे से, और फिर 2 दूनी के 4, तो 4:2:1 के अनुपात में था, है ना। अब आइए लोथल के बारे में पढ़ते हैं, व्यापार और बंदरगाह के बारे में, है ना। दादाजी बोले अब चलते हैं एक खास नगर की ओर, लोथल, है ना, लोथल की ओर, ठीक है। इसका उत्खनन जो है ऐसा राव ने किया था। उत्खनन मतलब खोज, मतलब इसका खोज के ढूंढ के निकाला था, खोद के निकाला था, कुल मिला के यही बात है ना। जिसका पूरा नाम रंगनाथ राव था, है ना। लोथल का उत्खनन करता कौन है? ऐसा राव, जिसका पूरा नाम क्या है? रंगनाथ राव, है ना। याद रखेंगे, अभी क्वेश्चन आने वाला है। लोथल कौन सा शहर था? आरव पूछ रहा है। ये था एक व्यापारिक नगर, है ना। ये एक था क्या? व्यापारिक नगर। और जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से मिला है एक गोदीवारा, है ना, जिसे सिंधु घाटी की सबसे बड़ी कृति माना जाता है। तो यहीं पे पूछ दिया कि गोदीवारा मतलब, है ना, डॉकवार्ड मतलब आरव पूछ रहा है। तो दादाजी कह रहे हैं जहाँ नौकाएं खड़ी होती हैं, है ना, जहाँ नाव खड़ी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोदीवारा। डॉकवार्ड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया कि नहीं? ये जो लोथल था, ये था एक व्यापारिक नगर। और जानकर हम सबको ये भी हैरानी
हैरानी होगी कि यहाँ क्या था, गोदीवारा था, मतलब जहाज यहीं रुकती थी, जिसे सिंधु घाटी की सबसे बड़ी कृति माना जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ना, जहाँ नौकाएं खड़ी होती हैं, माल लादा और उतरा जाता था, है ना। लोथल समुद्र किनारे था और यह पश्चिमी एशिया यानी मेसोपोटामिया से व्यापार करता था, है ना, व्यापार का बंदरगाह था। समझ में आया कि नहीं, बताइए। यहाँ पे आया, नौकाएं खड़ी होती हैं, माल लाते हैं उतारते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, और देखिए लोथल समुद्र के किनारे बसा था, है ना। यह पश्चिमी एशिया, मतलब यह जो लोथल था ना, किसके साथ व्यापार करता था, मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, आइए अब चावल पे आ जाते हैं, सीधे सीधे मतलब है चावल से। चावल की भूसी कहाँ मिली, पूछ दिया। अब देखिए कह रहे हैं, और हाँ बेटा, दादाजी ने कहा चावल की भूसी के साक्ष्य हमें रंगपुर और लोथल दोनों जगह से मिले हैं। रंग भी दिए हैं और लोड भी कर लिए हैं, है कि नहीं। चावल जो था पॉलिश कर भी दिए हैं और लोड भी कर लिए हैं, मतलब रंगपुर और लोथल से क्या मिले हैं, चावल के भूसी मिले हैं। दोनों जगह से वहाँ चावल की खेती या इस्तेमाल जरूर होता था, है ना। तो चावल के भूसी मिले, हम जो फेंक देते हैं दौड़ी करवा के, है ना, कुटवा के, वही भूसियाँ मिले हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, दूसरे कहानी के। कहता है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है। कह रहा है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो से मिली मुहर में किस देवता का चित्र है जिसे सर्जन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा था, बताइए। आद्य शिवा, 3 मुख वाले देवता, है ना, इन्हीं का तो मुहर मिला है। अब देखिए कह रहा है, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली जिसमें आद्य शिवा का चित्र है, जिसे सर्जन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा था। यह देवता 3 मुखों के साथ दिखाए गए हैं, है कि नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास पिगट, है ना, इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किस रूप में वर्णित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, आप कहेंगे सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी किसको कहा गया है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को ना, पिगट के अनुसार पिगट ने कहा है। अब देखिए कह रहा है, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था, जो इस सभ्यता के मुख्य केंद्र था, है ना। मुख्य केंद्र क्या है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे किस दिशा में खुलते थे, अगर ज़्यादातर की बात करें तो पिछवाड़े की ओर, है कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, पिछवाड़े की ओर। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे किस दिशा में खुलते थे, तो पिछवाड़े की ओर। अब देखिए अब कह देगा, अगर यहाँ देखिए कहता है सिंधु घाटी के अधिकतर शहरों में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर नहीं बल्कि पिछवाड़े की ओर खुलते थे। यह सुरक्षा और गोपनीयता के लिए किया गया था। मात्र एक लोथल था, उसका दरवाज़ा कहाँ खुलता था, देख कहता है लोथल नगर के घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, तो मुख्य जो था सड़क की ओर खुलता था, है ना, यही ना। अब देखिए अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना है जी, अरे क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। अब देखेंगे कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि लोथल नगर एकमात्र ऐसा नगर था जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जबकि अन्य नगरों में दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन पक्की ईंटों से बने थे। हाँ बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या है, वेरी गुड, क्या हो जाएंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत विकसित था, इसीलिए इसे ईंटा से एकदम बढ़िया ईंटा से बनाया गया था कि टूटे वूटे नहीं, है कि नहीं। अब आइए कहता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख नगर पक्की ईंटों से बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों से बने थे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल नगर के उत्खननकर्ता कौन थे, बताइए। हाँ रंगनाथ राव, इसका एसर कह सकते हैं, है ना। ये क्या है, लोथल, ये जो दरवाज़ा खुलता है ना सड़क की तरफ, तो यही खोज किए हैं लोथल के, है ना। तो यही बताए हैं कि हाँ जी इधर दरवाज़ा इधर खुलता है। लोथल नगर के उत्खननकर्ता थे ऐसा राव, रंगनाथ राव जिसे कहते हैं, जिन्होंने इस नगर का खोजा और वहाँ से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त की जानकारी दी है कि नहीं। अब देखिए कह रहा है लोथल नगर में किस सबसे महत्वपूर्ण कृति का उत्खनन हुआ था, क्या हुआ था। लोथल में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो कृति मिली हुई थी वो क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण ना,
ये जो गोदीवारा था, है ना, जो नाव लगते थे, है ना, जो बंदरगाह था, ये सबसे महत्वपूर्ण कृति माना जाता है लोथल के, है ना। अब आइए, कर लोथल नगर से गोदीवारा की कृति मिली है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति माना जाता है। यह नगर पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था, मतलब मेसोपोटामिया से क्या करता था, व्यापार करता था। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करा है कि लोथल नगर से क्या खाद्य सामग्री के साक्ष्य मिले हैं, खाने वाला सामान। हाँ, और देखिए खाद्य सामग्री कह रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएंगे चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं। साक्ष्य मतलब चावल की भूसी मिला हुआ है। कहता है लोथल और रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि इन स्थानों पर चावल की खेती होती थी। अब आइए मिक्स क्वेश्चन पे। अब जितना सारे क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसमें से भी क्वेश्चन है और बाहर से भी क्वेश्चन है, जो खान सर के बुक में एक एक वाक्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है। तो कुछ सेम भी हो सकते हैं और कुछ नए भी हो सकते हैं। तो हम लोग पूरे संग्रह, दोनों स्टोरी के संग्रह देखते हैं, ठीक है। कहता है मोहनजोदड़ो के स्नानागार में सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? जिप्सम का। वेरी गुड, क्या बात है सर, क्या कहेंगे, जिप्सम का प्रयोग किया गया था, है ना। अब आइए, अब इसका नहीं पढ़ेंगे, इस क्या बोलते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। स्नानागार को, ठीक है, जलरोधी यानी पानी से सुरक्षित बनाने के लिए किसकी परत चढ़ाई गई थी? बताइए क्या था, किसकी परत? तो आप कहेंगे ना चारकोल की परत, वा जो कोयला जैसन था, दादाजी बताए थे, है कि नहीं। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल स्नानागार का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होता था? बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे पूजा पाठ के धार्मिक स्नान के लिए, है कि नहीं। इसका उद्देश्य खाली यही था, है कि नहीं। अब आइए, मज़ा आ रहा है। अब देखिए कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में क्या बना था? बताइए, उत्तर और दक्षिण में जो था वो पक्की हुई ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई गई थी, है कि नहीं। कहाँ था? उत्तर और दक्षिण में। मोहनजोदड़ो की बातें हो रही हैं। अब देखिए कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि स्नानागार के उत्तर दिशा में क्या विशेष निर्माण था? तो आप क्या कहेंगे? स्नान करके हम लोग कहाँ जाते थे? हम लोग नहीं, दादाजी जाते होंगे, एक नहीं, कपड़े बदलने। अब देखिए कह रहा है कि मार्शल ने मोहनजोदड़ो के स्नानागार को क्या कहा था? क्या कह दिया जी? तो जो मार्शल थे, ये जो इतिहासकार थे, वैज्ञानिक थे, जो भी थे, ये कह दिया कि विश्व का आश्चर्यजनक ये निर्माण है, कि मतलब इतना बड़ा स्नान करने वाला धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया है। और 6 कमरे हैं इसमें, कितनी भारी संख्या आती होंगी, 6 कमरे सिर्फ कपड़ा बदलने के लिए। और जो दीवारें थी ईंट, एकदम मजबूत ईंट से बनाया गया था ना। अब देखिए कह रहा है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? हाँ, ग्रेट ग्रेनरी, है ना, ये था ग्रेट ग्रेनरी। आइए अब देखिए हम लोग कहेंगे ग्रेट ग्रेनरी यानी विशाल अन्ना घर, अन्न के घर। स्नाना घर पे अब छोड़ दीजिए, अन्ना घर पे आइए, अन्न के घर, है ना। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्न वाला घर, याद रखेंगे। अब देखो रहा है ग्रेट ग्रेनरी की लंबाई कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? एक वो अगर आंसर देना होगा, लंबाई की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 45.72 मीटर हो जाएंगे, है ना। अब आइए कह रहा है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट ग्रेनरी की चौड़ाई की बात कर दिया, यानी उत्तर से दक्षिण कह दिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 22.86 मीटर मारेंगे, ठीक है। आइए, अरे आ जाइए, देखिए अब देखिए कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट ग्रेनरी के पास किस प्रकार की अन्य इमारतों के अवशेष मिले हैं? तो क्या मिले हैं? असेंबली हॉल मिले हैं, पुरोहित आवास मिला है, मतलब पंडित जी के घर बा, उस समय दादाजी बताए थे कि नहीं, असेंबली हॉल उसको कहते हैं। और ये कहेंगे पुरोहित आवास भी कहेंगे। देखिए ग्रेट ग्रेनरी के, है ना, असेंबली हॉल और पुरोहित आवास। देखिए कह रहा है ना कि सभा भवन को क्या कहेंगे? असेंबली हॉल कह सकते हैं कि नहीं? बताइए, अभी ध्यान पे नहीं आ रहा था। तो सभा भवन कह सकते हैं, पुरोहित के रहने के लिए आवास कह सकते हैं। और ये क्या था? आयताकार था, है ना। आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुरोहित आवास किस आकार का था?
इसका आंसर क्या हो जाएंगे? हाँ, वेरी गुड, आयताकार आकार का था। आकार की बात करें तो, है ना। अब आइए, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो आप क्या कहेंगे? कांस्य, ब्रॉन्ज धातु के बनी हुई थी। अब देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्तकी की मूर्ति की विशेषता क्या थी? तो वो क्या थी विशेषता? उसका विशेषता क्या थी जी? विशेष क्या था उसमें, उस मूर्ति में? तो आप कहेंगे वह नग्न अवस्था में है और एक हाथ में क्या थी? चूड़ियाँ थी। वेरी गुड, क्या था इसका विशेषता? विशेषता का मतलब उसमें क्या ऐसा चीज़ था जो फेमस था, है कि नहीं? अब आइए, अब देखिए, वो नग्न अवस्था में थी और चूड़ियाँ हाथ में था। अब देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस मुहर पर 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे मोहनजोदड़ो से मिला था, है ना। यहाँ जगह का नाम दिया है, यहाँ क्वेश्चन कुछ और दिया है, तो यहाँ पे बोलना चाहिए कि 3 मुख वाले देवता के चित्र कहाँ मिला था, है ना। तो उसका आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो से मिला था, है ना। चलिए, कोई नहीं, अब आएंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 3 मुख वाले देवता को पशुपतिनाथ किसने कहा था? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? हाँ, सर्जन मार्शल पे घूम के खूब बैठ के खूब घूमेंगे, है कि नहीं? सर्जन मार्शल, ऐसे याद रखेंगे। अब आइए, फिर कह रहा है इतिहासकार पिगट, कहता है इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? हाँ, वेरी गुड, क्या बात है, जुड़वा राजधानी कह दिया, है ना। अब देखिए, अब आ जाएंगे हम लोग फिर से 1 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर घरों के दरवाजे किस दिशा में खुलते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? अधिकतर जो ना पीछे की ओर, हाँ, पिछवाड़े की ओर, ज़्यादातर घरों के दरवाजा का पिछवाड़े की ओर का है, चोर राजा ढुक जाएगा तो, है कि नहीं। अब आइए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र नगर कौन सा था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? सड़क की ओर जो खुलता था वह लोथल का। वेरी गुड। अब आइए, देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता के कौन से नगर पूरी तरह पक्की ईंटों से बने थे? ये 2 नगर था, है ना। हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था उसका जो पक्का से एकदम पक्का से बढ़ियारे बनाया गया था, है कि नहीं। अब देखिए, कह रहा है कालीबंगा और रंगपुर नगर किस प्रकार की ईंटों से बने थे? तो यही 2 था, काली जी और रंग वाला, है ना। हाँ, कच्ची मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, मिट्टी नहीं, कच्ची ईंटों से बनाया गया था, है ना। अब आइए, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का समान आकार जो था वो किस अनुपात में, पूछे आकार क्या था? तो क्या है? 3 नंबर। वेरी गुड, 4:4:2:1 में, है ना, इसका अनुपात में था। देखते हैं ईंटों का मानक अनुपात 4:1 था, जिसे निर्माण कार्य सुनियोजित और मजबूत होता था, सुंदर और स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि लोथल नगर का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल का उत्खनन करता कौन है? हाँ, वेरी गुड, क्या था जी? RSR राव, जिसको कहेंगे रंगनाथ राव, है ना। अब आइए, हम लोग आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है लोथल नगर किस प्रकार का नगर था? तो अब क्या कहेंगे? लोथल में ना लोथल जो था, हाँ सॉरी, व्यापारी, हमें लगा बैल बोल रही है व्यापारिक नगर था, है ना। वहीं से तो मेसोपोटामिया के साथ क्या हुआ था? व्यापार होता था, है कि नहीं। अब आइए, पता लोथल एक प्रमुख व्यापारिक नगर था जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। अब आइए, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोथल नगर से क्या विशेष निर्माण मिला जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी कृति माना जाता है? कौन सा ऐसा चीज़ मिला लोथल से जो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी कृति माना जाता है? तो आप कहेंगे गोदीवारा। वेरी गुड, यहीं से क्या मिला है? गोदीवारा मिला है। अब देखता है लोथल से प्राप्त डॉकयार्ड, है ना, डॉकयार्ड, जहाँ जहाज लगते हैं और सिंध सभ्यता की सबसे अद्भुत खोज माना जाता है। अब देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोथल नगर किस तट पर स्थित था? तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर? अगर किस तट की बात करें तो गागर में सागर भर देना है ना। सागर तट पे लोथल था, है ना। कहता है लोथल समुद्र के किनारे स्थित था जिससे वहाँ से समुद्री व्यापार संभव हुआ। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल नगर का व्यापार
किस विदेशी क्षेत्र से होता था? तो सीना, हाँ, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करता था। अब देखिए आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बताइए, क्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो से कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे कहाँ से सर? तो आप कहेंगे लोथल से मिले हुए हैं, है ना। दो चीज़ें तो बड़ियारे मिला, क्या क्या मिला? एक चावल की भूसी मिला और एक बहुत बड़ा कृति गोदीवारा मिला, है ना। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे, अब तो कुछ कह ही नहीं रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है रंगपुर और लोथल से चावल की भूसी मिलने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ चावल उगाया और उपयोग किया जाता था, है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए बहुत मेहनत करने के बाद इतने अच्छे से आपको समझा पाते हैं, हमें तो लगता है कि हम अच्छे से समझा पाते हैं। आपको समझ में आता है या नहीं आता है? आप किस तरीके से समझना चाहते हैं? जो भी बातें हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, हम तुरंत रिप्लाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।